Assalamu alaikum dear viewers, Najibullah Yusufzai, MSc and MPhil in Chemistry from channel Najib Chemistry Insight. Dear viewers, पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक केमिकल बॉन्ड शुरू किया था। फिर हमने उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, हमने केमिकल बॉन्ड को दो मेन टाइप में क्लासिफाई किया था, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड क्या है ये डिस्कस किया था, फिर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है ये डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी एक इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी एक ही मॉलिक्यूल में एटम के दरमियान पाया जाने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या एक ही मॉलिक्यूल में एटम के दरमियान पाए जाने वाला बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, स्टार्ट देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के डेफिनेशन से। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अ बॉन्ड फॉर्म व्हेन वन एटम डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द अदर एक्सेप्ट इट। वो बॉन्ड जिसमें एक एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और दूसरा उसे एक्सेप्ट करे, ऐसा बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें एक चीज समझने का है, यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो या तो लोन पेयर होगा या वो क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, या क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की शक्ल में भी हो सकता है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की शक्ल में भी हो सकता है। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें एक एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और दूसरा उसे एक्सेप्ट करे, ऐसे बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को इस तरह भी सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि वो बॉन्ड जिसमें वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। याद रखिए, कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, यानी दोनों एटम बॉन्ड बनाने के लिए इक्वल पार्टिसिपेशन करते थे। यानी अगर बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते तो एक इलेक्ट्रॉन एक की तरफ से होता था, दूसरा दूसरे की तरफ से होता था, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता। लेकिन यहाँ पे उसके अपोजिट है, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दो बॉन्ड बनाने के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही एटम दे रहा होता है। तो इसलिए इस बॉन्ड में चूंकि वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो बॉन्ड जिसमें वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों तरीकों से आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। जब हाइड्रोजन आयन और वाटर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस हाइड्रोजन आयन और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है, याद रखिए, हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर एक है। इसी वजह से न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जब वही इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है तो ये मोनोपॉजिटिव आयन बन जाता है, यानी अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इसका जो ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, वो अब कंप्लीटली एम्प्टी है, यानी खाली है। ठीक है, तो इसके साथ जब वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट किया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल में हमें पता है कि ऑक्सीजन एटम के आउटरमोस्ट शेल में दो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को हम लोन पेयर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर क्या है, एक एटम के आउटरमोस्ट शेल में जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉनों को लोन पेयर कहा जाता है। तो अब चूंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, अब इस हाइड्रोजन एटम को ये वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम बॉन्ड बनाने के काबिल बनाएगा कोऑर्डिनेशन के थ्रू, ताउन के जरिए। यानी कैसे, वाटर मॉलिक्यूल अपने इन दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसके साथ, इस हाइड्रोजन आयन के साथ, और दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से हम दिखाएंगे। यानी बनेगा क्या, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड थे,
से फॉर एग्जांपल वो ये दो हाइड्रोजन एटम, एक ये हैं एक ये हैं। अब एक हाइड्रोजन एटम इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अपने साथ बॉन्ड कर लिए। याद रखिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं एक एरो साइन की मदद से। इसमें एरो साइन उस एटम की तरफ से हम उस एटम की तरफ ड्रा करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसकी तरफ से ड्रा करते हैं उसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो चूंकि हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इससे एरो हम ड्रा करेंगे किसकी तरफ, हाइड्रोजन एटम की तरफ। इस बॉन्ड में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन ने दिया है एक हाइड्रोजन ने दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरह एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं या एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, बिल्कुल इसी तरह इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड के तौर की तरह ही काम करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है। बस फर्क सिर्फ ये है कि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से होता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, यानी दोनों एटम इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, दोनों एटम इक्वल मिकदार में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे वन साइडेड शेयरिंग है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसकी तरफ से हम एरो साइन ड्रा करते हैं, उसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है उसकी तरफ। अब यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है हाइड्रोनियम आयन में, क्योंकि हमें पता है कि जब हम वाटर मॉलिक्यूल से फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन आयन हमने रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और नतीजे में हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि बन जाता है H3O+ आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आता है ये क्यों आता है, याद रखिए ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास थे, ऑक्सीजन के पास है, लेकिन अब बॉन्ड बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन पे अब कब्जा किसका है, हाइड्रोजन का है। यानी एक लिहाज से ये है कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, इसी वजह से अब हम ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखेंगे, एक प्लस साइन लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस साइन इस वजह से आता है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन आयन है, आप उसे रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया में हमें पता है कि इस नाइट्रोजन एटम के साथ इस तरीके से तीन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होते हैं। और ये भी हमें पता है कि अमोनिया के नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को हम क्या नाम देते हैं, लोन पेयर नाम देते हैं। तो वो जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास वो ये है। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास फिर क्या है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शर्त क्या है, शर्त यह है कि एक एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो या तो लोन पेयर की शक्ल में हो या नेगेटिव चार्ज की शक्ल में हो, और दूसरे एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, इस पर्पस के लिए ताकि उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिर उस ऑर्बिटल में रख सके, जगह दे सके, अकोमोडेट कर सके। तो इसलिए शर्त यह है कि एक एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दूसरे के पास क्या हो, एम्प्टी ऑर्बिटल हो। तो यहाँ पे भी शर्त पूरा हो रहा है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसके पास क्या है, इसके पास लोन पेयर है। तो यहाँ पे देखो ये अपना ये लोन पेयर डोनेट करता है इस हाइड्रोजन एटम को, इस तरीके से दोनों के दरमियान क्या बन जाता है, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो अब अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अमोनियम आयन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम आयन में। पहले हमें पता है तीन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड थे किसके साथ, इस नाइट्रोजन एटम के साथ। अब क्या है, अब नाइट्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन भी बॉन्डेड है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे भी हम बिल्कुल उसी तरीके से एक एरो साइन ड्रा करेंगे उस एटम की तरफ से जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, और किसकी तरफ, उसकी तरफ जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, अब याद रखिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वन साइडेड शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनता है। यहाँ पे भी क्या हुआ, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। बॉन्ड बनाने के लिए
जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड था वो एक ही एटम ने दिया। किसने दिया? नाइट्रोजन ने दिया। अब इस प्रोसेस में फिर से हम नाइट्रोजन के ऊपर प्लस साइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस साइन। क्यों लिखेंगे? अमोनियम आयन में, क्योंकि हमें पता है हम जब कंडेंस फॉर्म में ये केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हाइड्रोजन आयन है वो रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ NH3 और नतीजे में बनता है अमोनियम आयन H4, फिर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस साइन। ये प्लस साइन क्यों आता है? क्योंकि याद रखिए जब नाइट्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है, उसके बाद अब इन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन पे कब्जा किसका है? इस हाइड्रोजन आयन का है। हालांकि दोनों के दरमियान ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो चुका है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इस नाइट्रोजन के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाएगा और इस हाइड्रोजन के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाएगा, यानी एक टाइम में इसको स्टेबल करेगा, दूसरे टाइम में इसको स्टेबल करेगा। लेकिन इन दो इलेक्ट्रॉन में से एक पे अब कब्जा किसका है? इस हाइड्रोजन का है। यानी इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि नाइट्रोजन अब अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है? खो चुका है, इसलिए इस पे एक प्लस साइन है। क्लियर हो गया ये चीज भी? इसी तरह और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास दो तरह के केमिकल स्पीशीज हैं। एक केमिकल स्पीशी क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और दूसरा केमिकल स्पीशी यानी ये अमोनिया, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट उसको कहा जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, और इलेक्ट्रॉन रिच उसको कहा जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो। जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो? पूरे हो। आप यूं भी कह सकते हो कि जिसमें सेंट्रल एटम ने अपना ऑक्टेट रूल पूरा किया हो, उस केमिकल स्पीशी को हम इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं। और वो केमिकल स्पीशी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसका ऑक्टेट या डुप्लेट रूल पूरा नहीं होता, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। एक और नाम भी हम इसको दे सकते हैं इन केमिकल स्पीशी को। याद रखिए हमने ये चीज़ या आपने पढ़ा होगा कि वो केमिकल स्पीशी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो लेविस बेस है, और वो केमिकल स्पीशी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो लेविस एसिड है। तो यहाँ पे चूंकि ये हाइड्रोजन आयन या इस केस में ये हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे कहा जाता है लेविस एसिड, और जो केमिकल स्पीशी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे कहा जाता है लेविस बेस, क्योंकि लेविस के मुताबिक वो केमिकल स्पीशी बेस है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और वो एसिड है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। ठीक है, इसी तरह इसके अलावा हम इन केमिकल स्पीशी को यहाँ पे चूंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको हम एक्सेप्टर नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? एक्सेप्टर, हाइड्रोजन आयन। और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो इसको हम डोनर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डोनर कह सकते हैं। एक और चीज, यहाँ पे इनके पास चूंकि इलेक्ट्रॉन कम है तो ये इनको इलेक्ट्रॉन चूंकि चाहिए, जिस केमिकल स्पीशी को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत हो, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पे जो लेविस एसिड है या जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट केमिकल स्पीशी है या जो एक्सेप्टर है वो क्या है? वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फाइल मीन लवर, यानी इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन की जरूरत रखने वाला, यूं कहो। ठीक है, और इसी तरह जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको फिर चूंकि न्यूक्लियस चाहिए होता है ताकि वो न्यूक्लियस इसके इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच सके, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनर को हम फिर नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस, फाइल मीन लवर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशी चाहे वो इस केस में हो या इस केस में हो, ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है, इनको न्यूक्लियस चाहिए। और ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट केमिकल स्पीशी है ये फिर कहलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल। याद रखिए
और भी बहुत सारे हमारे पास क्या है एग्जांपल है इन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशी के। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, यहाँ पे बोरोन के पास क्या होता है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, खाली ऑर्बिटल होता है, ये फिर अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इसी तरह बोरोन ट्राइहाइड्राइड, ये भी क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट केमिकल स्पीशीज। इसी तरह एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, यानी बोरोन फैमिली के जो मेंबर है या जिन मॉलिक्यूलों में बोरोन फैमिली का एटम सेंट्रल एटम होता है, वो केमिकल स्पीशीज बतौर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बतौर लेविस एसिड, बतौर इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इसी तरह जिस केमिकल स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज हो, जरूरी नहीं है कि तमाम केमिकल स्पीशीज, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जिस केमिकल स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा होता है, वो एज ए लेविस एसिड एक्ट कर रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ठीक है, वो एक्सेप्टर के तौर पर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो जैसे इससे फॉर एग्जांपल कॉपर +2 आयन, या से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन आयन एटसेट्रा, और भी बहुत सारे क्या है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट केमिकल स्पीशी के क्या है एग्जांपल्स है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं, ठीक है। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशी है, ठीक है। हम उनमें से कुछ कॉमन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। याद रखिए हमने कहा कि वो केमिकल स्पीशी जिसमें सेंट्रल एटम के पास क्या हो, लोन पेयर हो, या सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, वो केमिकल स्पीशी क्या है, वो एज ए लेविस बेस एक्ट करते हैं, या एज ए डोनर एक्ट करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, या वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमने कहा कि जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, इसी तरह जैसे क्लोराइड आयन है, इसी तरह फ्लोराइड आयन, ठीक है, इसी तरह कार्बोनेट आयन, ठीक है, और बहुत सारे केमिकल स्पीशीज है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज जिसमें क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, किसके पास, सेंट्रल एटम के पास, जैसे वाटर H2O, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। इसी तरह जैसे अमोनिया, अमोनिया भी क्या है, अमोनिया भी एक इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशी है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है, ठीक है। तो ऐसे केमिकल स्पीशी जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, या जो जिसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो, उसे हम नाम देते हैं क्या, उसे हम इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक और चीज डिस्कस करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की खसूसियात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसके खसूसियात क्या है, ठीक है। नंबर 1, तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का, वो ये है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनते वक्त दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट करता है, यानी वन साइडेड शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इसी तरह जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, बनने के बाद वो एक सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि चूंकि जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिस तरह सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिनोट करते हैं किससे, एरो साइन से। एरो साइन हम ड्रा करते हैं उस एटम से, उस एटम की तरफ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ, ठीक है। और इसी तरह जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन पोर केमिकल स्पीशी के दरमियान बनता है। इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन पोर या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट केमिकल स्पीशी क्या है, ये हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। एक और बात जो यहाँ पे समझने की वो ये है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को क्या भी कहा जाता है, डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड
डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। अब डेटिव बॉन्ड क्यों कहा जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को? याद रखिए, डेटिव बॉन्ड एक लैटिन वर्ड, कौन सा लैटिन वर्ड? लैटिन वर्ड डेयर से लिया गया है। डेटिव लैटिन वर्ड डेयर से लिया गया है। और इस डेयर की क्या मानी है? डेयर की मानी है टू गिव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 केमिकल स्पीशी को देता है, इसलिए यहाँ पे हम ये मीनिंग भी देते हैं या ये नाम भी देते हैं। याद रखिए, हम इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पोर या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिलेशनशिप भी कहते हैं। याद रखिए, बॉन्ड को हम इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पोर बॉन्ड नहीं कह सकते, क्योंकि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो चुका है बनने के बाद। तो इसलिए हम उस बॉन्ड को बनने के बाद ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पोर या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड। इस बॉन्ड में जो रिलेशनशिप है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन पोर केमिकल स्पीशी का है। तो इसलिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पोर रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पोर बॉन्ड नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड जब बन जाता है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह इस बॉन्ड को हम एक और नाम भी दे सकते हैं। वो क्या नाम है? हम इसको डोनर एक्सेप्टर रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। डोनर एक्सेप्टर रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। याद रखिए, यहाँ पे फिर से हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड को हम इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बॉन्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि बॉन्ड जब बन जाता है फिर उसमें इलेक्ट्रॉन दोबारा डोनेट या क्या नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं होते, इलेक्ट्रॉनों की उसमें रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। हम उस बॉन्ड से ये बताते हैं कि ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन रिच और एक इलेक्ट्रॉन पोर के दरमियान है, एक डोनर और एक एक्सेप्टर के दरमियान है। तो इसलिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम डोनर एक्सेप्टर रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। बॉन्ड को हम डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बॉन्ड की एक नई खासियत बन जाती है कि अब ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दे भी सकता है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ले भी सकता है, उसमें फिर ये कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको इस तरह अवॉइड करें, आप ये कहें कि डोनर एक्सेप्टर रिलेशनशिप। ठीक है, अब आते हैं एक और छोटा सा चीज डिस्कस करते हैं, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फर्क है। ये 3 मेन डिफरेंसेस है बिटवीन सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ये के दरमियान ये 3 मेन डिफरेंसेस हैं। पहला जो डिफरेंस है वो है सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, यानी बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होता है उसको पूरा करने के लिए दोनों एटम इक्वल पार्टिसिपेशन करते हैं। यानी अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से, दूसरा दूसरे एटम की तरफ से आता है, या एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा होता है, दूसरा एटम दे रहा होता है। इसी तरह अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड में बनना होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से, 2 दूसरे की तरफ। इसी तरह अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में बनना होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से, 3 दूसरे की तरफ से। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए या बनते वक्त वन साइडेड शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की तरफ से आते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच एटम की तरफ से आते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सिर्फ उसे एक्सेप्ट कर रहा होता है। और दूसरा जो डिफरेंस है वो कंडीशन है दोनों बॉन्ड बनने के लिए। सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए या बनाने के लिए दोनों एटम अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी ऑक्टेट या डुप्लेट रूल पूरा करने के लिए दोनों एटम आपस में सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते वक्त एक एटम ऑलरेडी वैलेंस शेल कंप्लीट कर चुका होता है, इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशी, और दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए।
ठीक है। एक के पास लोन पेयर होता है क्योंकि वो ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट पूरा कर चुका होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, इसी वजह से हम उसे कह रहे होते हैं। ठीक है, तो एक के पास या तो लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज की शक्ल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन 4 के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए शर्त है। और इसी तरह सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं एक सिंपल सॉलिड लाइन से। एक ही लाइन हम उन दो एटम के दरमियान क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों एटम के दरमियान सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है, या ये दो हाइड्रोजन एटम आपस में सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो हम इनके दरमियान एक सॉलिड लाइन क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं एरो साइन से। इसमें एरो हम ड्रा करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन 4 की तरफ। ठीक है, हेड 4 की तरफ होता है और ये टेल रिच की तरफ होता है। ठीक है, तो ये तीन मेन डिफरेंसेस है बिटवीन सिंपल एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल का लिंक अपने तमाम दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नया लेक्चर आते ही आपको पता चले। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मेटालिक बॉन्ड के हवाले से। थैंक यू।